कल हमने बात की थी, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें हमने दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया था। नंबर पहला हमने संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया की बात की थी, और नंबर जो सेकंड थी उसमें हमने वियोजन और विघटन अभिक्रिया की बात की थी कि विघटन अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो उसमें हमने बात की थी कि विघटन अभिक्रिया या तो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती हैं, जिसको हम ऊष्मीय विघटन कहते हैं, या प्रकाश के द्वारा संपन्न होती हैं, जिसको हम प्रकाशिक विघटन कहते हैं, या विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होती है, जिसको विद्युत विघटन हम नाम देते हैं। तो वो तो हमने दो अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम एक तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में विचार करते हैं, जिसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन माने आपको पता है कि किसी का स्थान बदल देना, ठीक, यानी उस जो पदार्थ है उस पदार्थ या उस तत्व के स्थान को चेंज कर देना, तो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले आपको एक छोटी सी ये सक्रियता श्रेणी याद करनी होगी। अगर ये वीडियो में साफ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी भेज दूंगा कि जो सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी विभिन्न जो तत्व है हमारी आवर्त सारणी में एक छोटा सा उसका हिस्सा है, पूरी सक्रियता श्रेणी नहीं है, मैंने एक छोटा सा हिस्सा बनाया हुआ है कि कौन सा तत्व अधिक सक्रिय है और कौन सा तत्व कम सक्रिय है। तो जो तत्व सबसे ऊपर है ये सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व है, और जो तत्व सबसे नीचे है, जैसे प्लैटिनम है, प्लैटिनम सबसे नीचे रखा गया है, तो प्लैटिनम की सक्रियता सबसे कम होती है। तो जो तत्व ऊपर है वो ज्यादा सक्रिय है, उसके नीचे वाला तत्व थोड़ा कम सक्रिय है। जैसे पोटेशियम ज्यादा सक्रिय है, सोडियम कम, बेरियम और कम, कैल्शियम उससे भी कम, मैग्नीशियम और कम हो गया। ऐसे ही एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। अर्थात अगर आपको कहा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम और जिंक में कौन ज्यादा सक्रिय है, तो आप देखोगे कि ऊपर कौन है। अगर एल्यूमिनियम ऊपर है तो यहाँ एल्यूमिनियम की सक्रियता ज्यादा है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आयरन, Fe और Cd, यानी आयरन, एक तो आयरन है, दूसरा है आपका Cd यानी कैडमियम, तो इन दोनों में किसकी सक्रियता ज्यादा है? तो जो तत्व ऊपर है उसकी सक्रियता ज्यादा है। यानी सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर स्थित होता है वो अधिक सक्रिय होता है, जो तत्व नीचे स्थित है वो कम सक्रिय तत्व है। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष इनकी सक्रियता दिखाई गई है। ये ऊपर वाले तत्व हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय हैं, नीचे वाले तत्व हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं। ये मैं सक्रियता श्रेणी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। इस सक्रियता श्रेणी का प्रयोग विस्थापन अभिक्रिया में किया जाता है। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण से समझते हैं कि हम लिख रहे हैं Zn प्लस CuSO4, यानी जिंक की क्रिया हम करा रहे हैं कॉपर सल्फेट से, और जब हम जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो हमारा यौगिक बनता है ZnSO4 प्लस Cu। अब देखो यहां पर क्या हुआ, दो तत्व हैं, दो धातुएं हैं, एक जिंक है दूसरा कॉपर है। अब गौर करना, एक है जिंक दूसरा है कॉपर। अब आप सक्रियता श्रेणी में देखोगे कि जिंक ऊपर है, यानी जिंक और कॉपर में किसकी सक्रियता ज्यादा है? तो आप देखोगे जिंक यहां पर स्थित है और कॉपर इतने नीचे स्थित है, यानी जिंक की सक्रियता ज्यादा है। इसीलिए जिंक ने क्या करा, कॉपर को विस्थापित कर दिया। यही आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया की जो हम परिभाषा देते हैं, हम कहते हैं एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक सक्रिय तत्व, अब आप गौर से सुनना, ये तत्व जो है ये अधिक सक्रिय तत्व है, तो हम कहते हैं एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक सक्रिय तत्व निम्न सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। यानी अधिक सक्रिय तत्व द्वारा निम्न सक्रिय तत्व को विलयन में से विस्थापित कर देना कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर जिंक की सक्रियता ज्यादा है तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉपर की सक्रियता कम है। अगर मैं उल्टी अभिक्रिया लिख दूं, एक Cu प्लस ZnSO4, अब ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉपर की सक्रियता कम है, जिंक की सक्रियता ज्यादा है। कभी भी कोई निम्न सक्रिय तत्व उच्च सक्रिय तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता है, केवल उच्च सक्रिय तत्व निम्न सक्रिय तत्व को विस्थापित करेगा, जैसे कि इस उदाहरण में हुआ है। जिंक की सक्रियता अधिक है तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और क्या बन गया, यानी कॉपर के स्थान पर जिंक आ गया और जिंक के स्थान पर कॉपर चले गया, तो ZnSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि कॉपर की सक्रियता कम है, जिंक की सक्रियता अधिक है, तो कॉपर चाह कर भी जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर की सक्रियता कम है। तो हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक सक्रिय तत्व निम्न सक्रिय तत्व को विलयन में से विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे बहुत सारे उदाहरण, एक उदाहरण तो मैंने आपको भी बता दिया कि Zn प्लस CuSO4 क्या बनेगा, क्योंकि जिंक की सक्रियता ज्यादा है तो आसानी से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। अब सक्रियता यहाँ के आधार पर देखेंगे, अपने मन से नहीं। जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया, क्यों? क्योंकि जिंक की सक्रियता कॉपर से ज्यादा है और उत्पाद क्या बन गया आपका ZnSO4 प्लस Cu। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम जिंक की जगह पर लोहा ले लें और यहाँ कॉपर सल्फेट ही रहने दें तो अभी भी यह अभिक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप देखो आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर सकता है। लोहे की सक्रियता ज्यादा है, कॉपर की सक्रियता कम है, तो लोहा कॉपर को विस्थापित करेगा और आपका यौगिक बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। यानी अधिक सक्रिय तत्व ने कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर दिया। तीसरा उदाहरण, जैसे हम अगर Fe की जगह पर लेड ले लें Pb, हमने Pb लिया, Pb प्लस CuCl2, हमने क्यूप्रस क्लोराइड ले लिया। लेड की क्रिया हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। अब आप उदाहरण देखेंगे, अब लेड कहां पर है, देखिए ऊपर है, कॉपर कहां है, नीचे, तो ज्यादा सक्रियता किसकी है, लेड की। तो लेड आसानी से किसको विस्थापित कर सकता है, कॉपर को। जब कॉपर को विस्थापित करेगा तो क्या बनेगा, PbCl2, लेड क्लोराइड, और आपका कॉपर अलग हो गया। अर्थात अधिक सक्रिय तत्व ने कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर दिया। अब चौथी अभिक्रिया, हम फोर्थ एग्जांपल में कोई भी एक अधिक सक्रिय तत्व उठाते हैं, जैसे आपका सपोज करो कॉपर है। कॉपर की क्रिया हमने सिल्वर नाइट्रेट से करा दी, AgNO3 से। अब हमने कॉपर की क्रिया करा रहे हैं AgNO3 से। अब इसमें दो धातुएं हैं, देखिए एक कॉपर है, दूसरा सिल्वर है। अब आप देखोगे कॉपर ऊपर है और सिल्वर कहाँ है, नीचे। तो जो तत्व ऊपर होता है वो ज्यादा सक्रिय होता है, जो तत्व नीचे होता है वो कम सक्रिय। यानी कॉपर अधिक सक्रिय है, सिल्वर कम सक्रिय है। तो कॉपर किसको विस्थापित कर देगा, सिल्वर को। और जब कॉपर सिल्वर को विस्थापित करेगा तो आपका यौगिक बनेगा कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस Ag। तो ये सारी विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं जिसमें कोई अधिक सक्रिय तत्व निम्न सक्रिय तत्व को अपने विलयन में से विस्थापित कर देता है। समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्लास 10th, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो उसमें हमने बात की थी कि जब एक अधिक सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी जिसमें अधिक सक्रिय तत्व निम्न सक्रिय तत्व को विस्थापित करेगा उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप गौर करना कि विस्थापन अभिक्रिया में जैसे हमने Zn प्लस CuSO4 लिखा था, तो हमारे जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया, केवल जिंक ने किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को। यानी विस्थापन केवल एक ही ओर हो रखा है, जिंक ने किसको विस्थापित किया, केवल कॉपर को। और हमारा उत्पाद क्या बना, ZnSO4 प्लस Cu। यानी विस्थापन केवल एक ही ओर हो रखा है, अग्र दिशा में जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें विस्थापन दोनों ओर होता है, जिनमें विस्थापन दोनों ओर होता है, यानी अग्र दिशा में भी होता है और
पश्चिम दिशा में भी होता है। जैसे उदाहरण लिखता हूं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, यानी हम एक अभिक्रिया करा रहे हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में, तो हमारा यौगिक क्या होगा। अब इसमें क्या होता है, देखो आयनों का आदान प्रदान होता है दोनों दिशाओं में। बेरियम ने सोडियम को विस्थापित किया, सोडियम ने बेरियम को विस्थापित किया, यानी आयनों का आदान प्रदान हो गया, एक्सचेंज हो गया। बेरियम अभी क्लोरीन के साथ था, अब सल्फेट के साथ चला जाएगा। सोडियम सल्फेट के साथ था तो वो क्लोरीन के साथ आ जाएगा, यानी हमारा यौगिक क्या बनेगा, BaSO4। बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ गया तो बेरियम सल्फेट बन गया, और सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो आपका नमक का निर्माण हुआ NaCl। अब इसमें जो विस्थापन हो रहा है वो दोनों ओर हो रहा है, सोडियम ने बेरियम को, बेरियम ने सोडियम को। अभी तक क्या हो रहा था, जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया था। तो जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, ये दोनों अभिकारक हैं, हम कहते हैं एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, बेरियम आयन इधर चले गया, सोडियम आयन इधर आ गया, यानी आयनों का आदान प्रदान होता है और नए पदार्थ बनते हैं। उस अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन। नाम से ही पता है विस्थापन दो बार हो रहा है, पहली बार में बेरियम ने सोडियम को किया, दूसरी बार में सोडियम ने बेरियम को विस्थापित कर दिया। तो हम कहते हैं एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नवीन पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये तो पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण हम नमक का उदाहरण लेते हैं। यदि हम NaCl अर्थात नमक और सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया करा दें, AgNO3, NaCl और AgNO3 हमने नमक की क्रिया करा दी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो आयनों का आदान प्रदान होगा। Ag ने Na को विस्थापित किया, Na ने Ag को विस्थापित कर दिया, तो दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित किया, अर्थात हम विस्थापन ना कह के इसको आदान प्रदान भी कह सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, Na चले गया NO3 के साथ, तो पहला पदार्थ हो जाएगा आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और Ag किसके साथ आ गया, Cl के साथ, तो दूसरा पदार्थ क्या बन गया आपका AgCl। अर्थात अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ और उन आदान प्रदान के द्वारा कुछ नए पदार्थों का निर्माण हुआ। तो ये हमारी हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया से संबंधित कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जब कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो तीन चीजें संभावित हैं, तीन चीजें संभव है कि हो। नंबर पहला, अवक्षेप का निर्माण होता है। अभी बताता हूं अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप का निर्माण होता है, मे भी तीनों में से कोई ना कोई घटना होगी, या तो अवक्षेप का निर्माण होगा या गैस का उत्सर्जन होगा। गैस का उत्सर्जन की जब कोई भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, डबल डिकम्पोजिशन जब अभिक्रिया होगी या डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होगी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया के दौरान या तो अवक्षेप का निर्माण होगा, या कोई गैस का उत्सर्जन होगा, या ऊष्मा का उत्पादन होगा, अर्थात ताप में परिवर्तन, या तो अवक्षेप का निर्माण होगा या गैस का उत्सर्जन, या रंग का परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। जो हमने फर्स्ट डे भी बात की थी कि तीनों में से कोई ना कोई घटना हो सकती है। अवक्षेप का निर्माण होगा, या गैस का उत्सर्जन होगा, या रंग में परिवर्तन होगा। अब ये ध्यान रखना, गैस हल्की होती है, वायुमंडल में चली जाती है, इसलिए गैस को प्रदर्शित करने के लिए गैस के आगे एक एरो लगाते हैं ऊपर की ओर को। अवक्षेप भारी होता है, नीचे बैठ जाता है, तो अवक्षेप को प्रदर्शित करने के लिए एरो नीचे की ओर को लगाया जाता है। अभी मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि किस प्रकार से। ठीक, अब हम बात करते हैं कि गैस का उत्सर्जन और रंग में परिवर्तन तो सिंपल सा है, जो मेजरेबल है, जिनको हम देख सकते हैं आसानी से। अब अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जैसे मैं एक रासायनिक अभिक्रिया लिख रहा हूं BaCl2 प्लस Na2SO4, अभी हमने इस अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया था। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की क्रिया करा रहे हैं, तो हमारा एक यौगिक बना, आदान प्रदान हुआ आयनों का, तो बेरियम सल्फेट के साथ चले गया, तो हमारा बन गया बेरियम सल्फेट। और दूसरा
Na चले गया Cl के साथ, तो हमारा बन गया NaCl। तो ये ध्यान रखना, जो बेरियम सल्फेट होता है इसका सफेद रंग का अवशेप प्राप्त होता है, सफेद अवशेप, इसीलिए मैंने एरो नीचे को लगा रखा है। अब अवशेप क्या होता है? अवशेप होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो उत्पाद बनते हैं, अब इसमें कितने उत्पाद बने हैं? 2। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनते हैं उन उत्पादों में एक पदार्थ ऐसा होता है जो अघुलनशील होता है। याद रखना, 2 पदार्थ बने हैं, हमें पता है नमक तो जल में घुलनशील है, नमक घुल जाता है, यानी एक पदार्थ ऐसा होगा जो अघुलनशील होता है और भारी होने के कारण कहां बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है। उस पदार्थ को हम कहते हैं अवशेप। समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ ऐसा बनता है जो जल में अघुलनशील होता है और अवशेप के रूप में यानी भारी होकर कहां बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है, जबकि दूसरा पदार्थ जल में घुल जाता है क्योंकि वो घुलनशील होता है। बेरियम सल्फेट जो है वो पानी में नहीं घुलता है, इसीलिए अवशेप के रूप में कहां बैठ जाता है? नीचे। अवशेप को हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम पीपीटी भी लिख देते हैं, पीपीटी प्रेसिपिटेट। ये भारी होता है और कहां बैठ जाता है? नीचे। दूसरी अभिक्रिया देखो, अभी हमने लिखी थी NaCl प्लस AgNO3, नमक की क्रिया हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा रहे हैं, आदान प्रदान हुआ आयनों का, Ag ने Na के स्थान पर आ गया तो बन गया हमारा AgCl, और Na चले गया Ag के स्थान पर तो हमारा बन गया NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। अब ये दोनों उत्पाद हैं, AgCl भी उत्पाद है, NaNO3 भी उत्पाद है। NaNO3 जल में घुलनशील होता है तो आसानी से घुल जाता है, जबकि सिल्वर क्लोराइड जल में अघुलनशील होता है। जब ये अघुलनशील होगा तो पानी में घुलेगा नहीं और कहां बैठ जाएगा? नीचे। जैसे मिट्टी को अगर पानी में डाल दिया जाए, मिट्टी अघुलनशील होती है तो मिट्टी कहां बैठ जाती है? नीचे बैठ जाती है। वैसे ही AgCl भी जल में अघुलनशील होता है, जिसके कारण कहां बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम नाम देते हैं अवशेप। और ये ध्यान रखना कि जिन अभिक्रियाओं में अवशेप का निर्माण होगा उन अभिक्रियाओं को हम नाम दे देते हैं अवशेपण अभिक्रिया। अगर एग्जाम में आता है कि अवशेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिनमें अवशेप का निर्माण होता है उन्हें हम अवशेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब अवशेप क्या होता है कि उत्पाद, ऐसा उत्पाद जो जल में अघुलनशील होता है वो भारी होने के कारण कहां बैठ जाता है? नीचे, और इस पदार्थ को हम नाम देते हैं अवशेप। तो ये आपकी 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को लेके आऊंगा। थैंक यू।